गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। जैसा कि हम पढ़ रहे थे दूसरा चैप्टर यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति। जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा वो पढ़ा रूस में होने वाली अक्टूबर क्रांति 1917 में, और उसके बाद में रूस में क्या क्या बदलाव हुआ। जैसा कि हमने देखा बोल्शेविक सरकार बन गई। बोल्शेविक सरकार के बनने के बाद में बहुत कुछ परिवर्तन किए गए। उन परिवर्तनों को लेकर बाद में चर्चा भी हुई। जैसे जो राष्ट्रीय बैंक, उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया बैंकों का, उद्योगों का। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े सामंतों के पास में जो ज़मीनें थी किसानों की, उन ज़मीनों को वापस हड़पने का या वापस लेने का अधिकार दे दिया गया। तो कहीं ना कहीं काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला अक्टूबर की क्रांति के बाद में। बोल्शेविक सरकार बन गई, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोल्शेविक सरकार को रूस में अपने ही गृह युद्ध का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो किसानों की ज़मीन थी उनका पुनर्वितरण चालू कर दिया था। अब पुनर्वितरण जब चालू किया तो रूस की जो सैनिक थे सेना के, वो अपनी सेना को छोड़ कर आने लगे। क्यों? क्योंकि रूस की सेना के जो भी सैनिक अधिकतर थे वो सब क्या थे? किसान थे। इसीलिए वो भूमि के पुनर्वितरण के लिए वापस रूस में आ गए और सेना का पद छोड़ दिया। सैनिकों ने सेना छोड़ दी। तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति में गृह युद्ध की आशंकाएं बढ़ती गई। उसके बाद में रूस में कुछ ऐसे टुकड़ियां थी जो कहीं ना कहीं बोल्शेविकों का समर्थन नहीं कर रही थी। तो उसकी वजह से वो भी बीच बीच में कहीं ना कहीं बोल्शेविक सरकार को परेशान कर रही थी, गृह युद्ध के लिए उन्हें चुनौती दे रही थी कहीं ना कहीं। तो ये कह सकते हैं कि जमीन के पुनर्वितरण में रूसी सेना टूटने लगी। पहला जो गृह युद्ध का कारण हुआ कि जो जमीन का पुनर्वितरण जो लागू किया था लेनिन ने, उसमें जो रूस की सेना के अधिकतर जो सैनिक थे वो किसान थे। तो पुनर्वितरण के लिए उन्होंने क्या कर दिया? सेना को छोड़ दिया। उसके बाद में बहुत से राजनीतिक दल थे वहाँ पर, छोटे मोटे या विचारधारा वाले थे, गैर बोल्शेविक मान लीजिए, उदारवादी मान लीजिए, या कुछ समाजवादी मान लीजिए। वो सभी, जरूरी नहीं है कि वो पक्ष में हो, तो कुछ बोल्शेविक सरकार का विरोध कर रहे थे। उनका जो विद्रोह हुआ था अक्टूबर का, उसकी निंदा कर रहे थे। कहीं ना कहीं इनका विद्रोह हो रहा था बोल्शेविकों का। और मैं चीज़ पहले बता चुका हूँ कि बोल्शेविकों नेतृत्व कौन कर रहा था? लेनिन कर रहा था। तो कहीं ना कहीं गैर बोल्शेविकों, समाजवादी हो या उदारवादी हो, वो बोल्शेविक विद्रोह की निंदा कर रहे थे। तो और उनमें कौन था? कुछ यूरोप के ऐसे देश थे, वो भी इसका विरोध कर रहे थे बोल्शेविक विद्रोह का। जैसे कुछ तो जार समर्थक थे, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, जापान हो गया। ये कई ऐसे देश थे या यहाँ की कई ऐसी सैनिक टुकड़ियाँ थी जो कहीं ना कहीं बोल्शेविकों का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी। कहने का मतलब जो समाजवाद की नींव 1917 में, यानी बोल्शेविक किसके समर्थक थे? समाजवाद के। अब समाजवाद की नींव डल गई तो कुछ देश इससे चिंतित हो गए। उन देशों को ऐसा लगने लग गया कि आज अगर रूस में समाजवाद को बढ़ावा मिल रहा है तो हमारे यहाँ के नागरिक भी समाजवाद की मांग करेंगे, हमारे खिलाफ विद्रोह करेंगे। इसीलिए कहीं ना कहीं वो इस बोल्शेविकों के खिलाफ हो रहे थे। तो जो समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहते थे, यानी कि कुछ ऐसे जो समर्थन नहीं कर रहे थे बोल्शेविकों का। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि समाजवाद फले फूले, क्योंकि उनको ये डर था कहीं ना कहीं उनके वहाँ के नागरिक भी समाजवाद की मांग ना करने लग जाए। इससे क्या हुआ? जो बोल्शेविक थे, जो बोल्शेविक सरकार थी, उसके सैनिक और कई ऐसी छोटी टुकड़ियाँ, जो टुकड़ियों में गैर बोल्शेविक समर्थक थे, जार के समर्थक थे, अमेरिका की टुकड़ियाँ थी, फ्रांस की टुकड़ियाँ थी, इंग्लैंड की टुकड़ियाँ थी। तो ये इन टुकड़ियों के बीच में, बोल्शेविकों के बीच में क्या होने लग गया? गृह युद्ध प्रारंभ हो गया। क्यों? क्योंकि वो समाजवाद को फलते फूलते नहीं
देखना चाहते थे। तो ये विद्रोह चालू हो गया, गृह युद्ध चालू हो गया। उस समय इनको अलग अलग रूपों में बांटा हुआ था, अलग अलग रूप में देखा जाता था। जैसे जो बोल्शेविक थे, बोल्शेविकों को इनको अलग, जैसे एक रंग के हिसाब से इनको बांटा हुआ था। बोल्शेविकों को रेड्स कहा जाता था, रेड्स यानी लाल। बोल्शेविक को किस नाम से कहा जाता था? रेड्स। उसके बाद में एक था सामाजिक क्रांतिकारी, ये सब संगठन थे या टुकड़ियां थी कहीं ना कहीं। तो सामाजिक क्रांतिकारी, इनको नाम दिया गया ग्रीन्स, सामाजिक क्रांतिकारी। और उसके बाद में जार समर्थक, जार समर्थक, ये जार समर्थक इनको कहा जाता था वाइट्स। तो कहीं ना कहीं इनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, या इनकी एक पहचान बना रखी थी। क्या पहचान बना रखी थी? बोल्शेविकों को क्या कहा जाता था? रेड्स, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स, और जार समर्थक वाइट्स। तो कहीं ना कहीं इनके बीच में जो गृह युद्ध था वो चल रहा था। लेकिन 1920 के आते आते, कहीं ना कहीं 1920 के आते आते जो बोल्शेविकों ने इनका जो विद्रोह था या जो गृह युद्ध था उससे छुटकारा पा लिया। और 1920 आते आते कहीं ना कहीं पूरे रूसी साम्राज्य के ऊपर इनका अधिकार होने लग गया। उसमें क्या हुआ? जो ऐसे कई किसान थे जिनका शोषण हो रहा था, भूमि का पुनर्वितरण, जो हमने देखा था कि जो सामंत थे या जो बड़े कुलीन वर्ग के जो व्यक्ति थे उनके पास में जो भूमि थी उनका पुनर्वितरण किया जा रहा था, उनको किसानों को दिया जा रहा था। उसमें जो वाइट्स थे, जार समर्थक थे, जो जार समर्थक थे वो क्या थे? निजी संपत्ति के हिमायती। जार समर्थक निजी संपत्ति के पक्षधर थे, पहले पढ़ चुके हम। लेकिन लेनिन ने क्या किया था कि निजी संपत्ति को खत्म करके संपत्ति का विभाजन करना चाहा था। लेकिन जो वाइट्स वाले थे, जार समर्थक, वो निजी संपत्ति के क्या थे? हिमायती थे। और उस समय जिन किसानों ने पुनर्वितरण के दौरान जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया तो उनके ऊपर इन्होंने सख्त रवैया अपनाया। कहने का मतलब ये अलग अलग बटे हुए हैं टुकड़ियों में। जो जार समर्थक थे वाइट्स, वो किसके हिमायती थे? निजी संपत्ति के। लेकिन जमीन का पुनर्वितरण जब हुआ तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्या किया? जो किसान थे जिन्होंने जमीन ले ली थी या कब्जे में जमीन कर रही थी, तो ऐसे किसानों के खिलाफ इन्होंने क्या किया? सख्त रवैया अपनाया और इनके खिलाफ इनको कड़ी से कड़ी सजा थी। तो उससे क्या हुआ? जार समर्थक क्या कर रहे थे कि जो भी पुनर्वितरण के दौरान जमीनों के ऊपर कब्जा कर लिया था उन किसानों के खिलाफ सख्ती से पालना कर रहे थे ये लोग। इससे क्या हुआ कि जो इस चीज के समर्थक थे, जार समर्थक जो थे वाइट्स, उनका भी जन समर्थन इनके प्रति क्या हो गया? कम हो गया। कम कैसे हुआ? किसानों को परेशान कर रहे थे, किसानों के हिस्से में जो जमीन आ गई थी उसको वापस छीन रहे थे, किसानों को सजा दे रहे थे। तो जो एक समर्थन इनको मिला हुआ था जार समर्थकों को, वाइट्स को, इनकी इन हरकतों की वजह से कहीं ना कहीं ये समर्थन, जो जनता का समर्थन था, वो इनके प्रति क्या होने लग गया? कम होने लग गया। तो इस प्रकार से ये आज के टॉपिक में हमने देखा कि किस प्रकार से रूस में अक्टूबर की क्रांति के बाद में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का मतलब है अपना आंतरिक होने वाला विद्रोह है, आंतरिक अंदर ही अंदर होने वाला विद्रोह या लड़ाई। और इसमें लड़ाई के बारे में हमने देख लिया। कुछ लोग थे जो बोल्शेविक विचारधारा के पक्षधर नहीं थे,
बोल्शेविकों का समर्थन नहीं कर रहे थे, जिनमें समाजवादी थे, उदारवादी थे, जार के समर्थक थे, और कई ऐसी टुकड़ियाँ थी ब्रिटेन की, अमेरिका की, फ्रांस की, जो कहीं ना कहीं इनका समर्थन नहीं कर रही थी। इसकी वजह से इनके बीच में क्या हो रहा था, गृह युद्ध हो रहा था। इनको अलग अलग कलर के रूप में बांटा गया था, रेड्स, ग्रीन्स और वाइट्स। वाइट्स कौन थे, जार समर्थक, जो कि किसके हिमायती थे, निजी संपत्ति के हिमायती थे, निजी संपत्ति को बढ़ावा दे रहे थे। और जो किसान जमीन पे कब्जा करके बैठ गए थे बाद में, पुनर्वितरण के बाद में, तो ऐसे किसानों के खिलाफ इन्होंने क्या किया, सख्त रवैया अपनाया। इनके इस सख्त रवैये से अन्य जो इनके जन समर्थक थे वो अब क्या हो गए, इनके खिलाफ हो गए। तो ये आज के इस टॉपिक में हमने पढ़ा रूस में गृह युद्ध। रूस में गृह युद्ध के पश्चात ये गृह युद्ध चलता रहा, लेकिन फिर भी बोल्शेविक सरकार समाजवाद के लिए कार्य करती रही, या फिर रूस की जनता के लिए कार्य करती रही। उसी कार्य में देखो अगला टॉपिक जो है सामाजिक समाज का निर्माण, कि किस तरह से समाज के लिए बोल्शेविक सरकार ने कार्य किए, कौन कौन सी आर्थिक योजनाएं लागू की, मजदूरों के लिए क्या कार्य किया, किसानों के लिए क्या कार्य किया। सबसे पहले जो उन्होंने एक नीति अपनाई थी कि जो उद्योग है या बैंक है उनका राष्ट्रीयकरण क्या रखा, उन्होंने जारी रखा, क्योंकि इनकी मांग भी थी। अप्रैल थीसिस जो थी लेनिन की, उसमें कहा गया था कि बैंकों का या जो उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। लेकिन जब गृह युद्ध हुआ, इस गृह युद्ध के बाद भी कहीं ना कहीं बोल्शेविक सरकार ने जो बैंक है और या जो उद्योग है उनका राष्ट्रीयकरण क्या रखा, जारी रखा। शासन को और जो किसान थे उनको खेती करने की छूट दे दी, क्योंकि जमीन का समाजीकरण कर दिया गया, भाई समान वितरण कर दिया गया। जो कुलीन वर्ग थे, जो सामंत लोग थे, उनसे ज़मीन ले ली गई और उसे बराबर बराबर हिस्सों में किसानों को बांटकर ज़मीन का क्या कर दिया गया, समाजीकरण। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदा हुआ, उद्योगों का और बैंकों का क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब शासन को चलाने के लिए कहीं ना कहीं अच्छा शासन चले, अच्छा प्रशासन चले, उसके लिए बोल्शेविक सरकार ने शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू की। केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था, उसमें प्रत्येक विभाग में अफसरों को नियुक्त किया गया, अफसरों को नियुक्त किया गया और उन्हें ये कार्य दिया गया कि आप अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरी नज़र रखें, अर्थव्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। केंद्रीयकृत नियोजन व्यवस्था लागू की गई। इसमें अफसरों को नियुक्त किया गया और उन्हें बताया गया या कह दिया गया कि आपको हिसाब रखना है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, और इनको ये लक्ष्य दे दिया 5 साल के लिए। यानी कि बोल्शेविक सरकार ने समाज में विकास करने के लिए, आर्थिक समानता लागू करने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रीकृत नियोजन व्यवस्था लागू की, अफसरों को नियुक्त किया और उन्हें ये हिसाब दे दिया गया, ये बता दिया गया, कह दिया गया कि अब आपको ये हिसाब रखना है कि अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य कर रही है, और इनको 5 साल के लिए ये लक्ष्य तय करने के लिए कह दिया गया। अब इन अफसरों ने या बोल्शेविक सरकार ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, कि औद्योगिक विकास किस प्रकार से हो उसको बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं लागू की। यानी कि औद्योगिक विकास को गति देने के लिए या बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाएं लागू की। पहली थी 1927 से 32, 1932, यानी कि 1927 से 1932 पहली योजना किसकी, औद्योगिक विकास की। पहली योजना 5 साल की हो गई। फिर उसके बाद में 1933 से 1938 ये दूसरी योजना हो गई। पहली योजना औद्योगिक विकास की कब से कब तक, 1927 से 1932, दूसरी 1933 से 1938 के बीच में इन 2 योजनाओं को लागू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, औद्योगिक विकास। और फिर इन योजनाओं के तहत कीमतों को स्थिर कर दिया गया, कीमतें ना तो बढ़ाई और ना ही घटाई। जो भी कीमतें थी उनको क्या कर दिया,
कीमतें स्थिर कर दी। यानी कि दो योजनाएं, औद्योगिक विकास के लिए दो योजनाएं लागू की गई। किसने? बोल्शेविक सरकार ने, आर्थिक विकास के लिए या औद्योगिक विकास के लिए। 1927 से 1932 और 33 से 38। और कीमतों को क्या कर दिया गया? स्थिर कर दिया गया, आर्थिक विकास को गति देने के लिए। उसके बाद में फायदा भी देखने को मिला, इसका फायदा भी हुआ। नए नए उद्योग बस गए, नए नए औद्योगिक शहर बस गए। कहीं ना कहीं उद्योग के क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में रूस में प्रगति होना प्रारंभ हो गया और नए नए औद्योगिक शहर बस गए। उसके बाद में तेजी से निर्माण होने लग गया, तेजी से कार्य होने लग गया। लेकिन तेजी से कार्य होने की वजह से कभी कभी दबाव में कार्य स्थितियां भी खराब होने लग गई। कभी कभी ज़्यादा जल्दी से निर्माण करने की वजह से कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ जाती है। तो रूस में भी ऐसा देखने को मिला है कि तेजी से कार्य करने की वजह से कार्य स्थितियां भी खराब होने लग गई। उसके बाद में जो मजदूर थे, किसान थे, उनकी शिक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं बोल्शेविक सरकार ने उचित प्रबंध किया। देखो, विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की। विस्तारित यानी विस्तार, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसके तहत बोल्शेविक सरकार ने क्या किया? विस्तारित शिक्षा व्यवस्था विकसित की। और जो फैक्ट्री में जो कामगार थे, फैक्ट्री में कामगार थे, किसान थे, यानी कि शिक्षा के लिए जो फैक्ट्री में कामगार थे, किसान थे, उनको विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने के लिए विशेष व्यवस्थाएं की। यानी कि फैक्ट्री में मजदूर काम भी कर रहा है, किसान खेत में काम कर रहा है, लेकिन फिर भी शिक्षा को विशेष ध्यान रखा। और शिक्षा को विशेष ध्यान रखते हुए चाहे कामगार हो या किसान हो, इनके लिए विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए उचित व्यवस्थाएं की गई। उसके बाद में कहीं ना कहीं समाज के कल्याण के लिए या समाजवाद में समाज का निर्माण हो, उसके लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि जो गरीब है, मजदूर है, किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो समाजवाद का कल्याण करने के लिए बोल्शेविक सरकार ने क्या क्या कार्य किए? देखो, हम पढ़ चुके हैं। औद्योगिक विकास के लिए क्या किया, कहीं ना कहीं शिक्षा के लिए किया, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई गई। उसके बाद में जो मजदूर थे, जो फैक्ट्री में काम कर रहे थे मजदूर, उनके लिए आदर्श रिहायशी आबादी वाले क्षेत्रों में इनको मकान उपलब्ध करवाए गए। यानी मजदूरों के लिए मकान भी दिया गया, सस्ता इलाज का भी प्रबंध किया गया। तो कहीं ना कहीं ये समाजवाद के कल्याण के लिए बोल्शेविक सरकार ने कार्य किए। लेकिन इस प्रकार के कार्य पूरे रूस में नहीं फैल पाए। प्रयास किया, लेकिन अधिकतर जगह तक यहाँ इनका विकास हुआ, समाजवाद का विस्तार हुआ, लेकिन फिर भी संसाधन सीमित होने की वजह से पूरी तरह से रूस में ये व्यवस्थाएं लागू नहीं हो पाई। तो ये टॉपिक क्या है? समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवादी समाज का निर्माण करने के लिए बोल्शेविकों ने क्या क्या किया वो हम देख चुके हैं। जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। उद्योगों को, बैंकों का राष्ट्रीयकरण जारी रखा, किसानों को जमीन मिल गई, सामाजिकरण जमीन का किया गया, अब किसान आराम से उसके ऊपर खेती करने लग गए। उसके बाद में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अफसरों को लगाया गया और उनको ड्यूटी दी गई कि आपको इसका हिसाब रखना है। योजनाएं बनाई गई, कितने वर्ष के अंतराल की? 5 वर्षीय। 5 वर्षीय योजनाएं बनाई गई। पहली आर्थिक विकास की योजना कौन सी थी? 1927 से 1932। दूसरी 1933 से 1938, जिसमें कीमतों को क्या कर दिया गया? स्थिर कीमत करने से क्या हुआ? कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में विकास देखने को मिला, वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई, नए नए उद्योग खुल गए, फैक्ट्रियां खुल गई। तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन था उसमें भी क्या हो गई? वृद्धि हो गई। हालांकि कुछ कमियां दिखी, कार्य स्थितियां बिगड़ने लग गई, लेकिन फिर भी कह सकते हैं
कि बोल्शेविक सरकार समाज के निर्माण कार्य में उपलब्धियां हासिल की है। उसके बाद में मजदूरों के लिए या किसानों के लिए विस्तारित शिक्षा का प्रबंध किया गया। विश्वविद्यालयों में इनके पढ़ाई के लिए विशेष इंतजाम किए गए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए सस्ती दवाइयाँ या जो सस्ता स्वास्थ्य है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध करवाई गई। और जो मजदूर थे उनको आदर्श रिहायशी मकान दिए गए। हालांकि पूरी तरह से पूरे रूस में ये चीज़ व्यवस्थाएं कायम नहीं हो सकी। क्यों? क्योंकि संसाधनों की क्या थी? कमी थी।